आज हमारे मेहमान अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। ये हैं प्रोफेसर अखलाक मोहम्मद खां, जिन्हें जमाना शहरयार के नाम से जानता है। शहरयार गजल और नज़मों की दुनिया का एक जाना माना नाम है। सन 1987 में अपने काव्य संकलन ख्वाब का दर बंद है पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शहरयार की कुछ और मशहूर किताबें हैं इस्म आजम, सातवां दर, हिज्र के मौसम, काफिले यादों के और सैरे जहां। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयाल है। सुधी श्रोता जानते होंगे कि कुछ फिल्मों में भी शहरयार के नगमे शामिल हुए हैं। उमराव जान, फासले और गमन ऐसी ही कुछ फिल्में हैं। तो आइए बातें करें शहरयार साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शहरयार साहब, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ विविध भारती के साथ हैं। मैं खुद अपने को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं विविध भारती के स्टूडियो में आया। विविध भारती के सुनने वालों को मेरा आदाब, और ये मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन रहेगा। जी शहरयार साहब, एक तरफ उर्दू शायरी है और दूसरी तरफ कुछ फिल्मी नगमे हैं जो कुछ फिल्मों में आपकी कलम से आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि और ज्यादा नगमे हमें आपकी तरफ से क्यों नहीं मिले? उसके कई असबाब हैं जी। एक तो मैं अलीगढ़ में रहता हूँ और मैंने ये तय कर लिया था शुरू ही में कि मैं फिल्म को प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा। जी। मैं ये बता दूं कि मैं फिल्म में कोशिश और मतलब उससे नहीं आया, इत्तेफाक से आया। इसलिए मुजफ्फर ने 2-3 फिल्में बनाई और उसमें मुझसे गाने लिखने के लिए कहा, तो इस तरह से मेरा फिल्मों से राब्ता पैदा हुआ। इत्तेफाक से उस ज़माने में मैंने गाने लिखना शुरू किए जिस ज़माने में फिल्मों में गाना और कहानी में कोई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड ताल्लुक़ नहीं होता था। जी। और गाना अलग हो गया था और कहानी अलग हो गई थी। उससे पहले की फिल्मों में हम देखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि गाने को आप कहीं से अलग कर दें और कहानी को अलग कर दें, बल्कि वो कहानी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। जी। अब जो गाना लिखा जाता है वो अलग होता है और कहानी अलग होती है। कोई इमोशनल प्रॉब्लम या मतलब उस तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ उसका नहीं होता। ज़ाहिर है वो गाने जो लिखे जा रहे हैं मैं उनको बुरा नहीं कहता, इसलिए कि वो उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं जो उस फिल्म में है। लेकिन मैंने एक तय कर लिया कि मैं कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखूंगा जो शायरी नहीं होगी। जी। तो मेरे ख्याल में जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े या जिसको मैं कहूँ कि ये मुझसे ताल्लुक़ नहीं है या मैंने मजबूरन लिखा। मेरी शायरी में और मेरे फिल्मी जो गाने हैं उसमें कोई फासला नहीं है। जी। बिल्कुल ऐसी मैं शायरी वैसे भी करता हूँ, सीरियस शायरी भी मेरी है, और मेरे जो फिल्मी गाने हैं उनमें किसी तरह का फ़र्क व फासला नहीं है। जी। उन पर मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जी। तो उसकी वजह एक ये भी है मेरा दूर रहना यहाँ से, फिर फिल्म ऐसी फिल्मों को न बनना। अच्छा, मैंने लिखे, इत्तेफाक है कि जूनी एक फिल्म मुजफ्फर बना रहे थे जिसमें सारे गाने लिखे जा चुके, बड़े अच्छे गाने मैंने लिखे थे और बहुत धुनें बनाई थी खयाम साहब ने, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया था उनको। फिर एक दामन फिल्म थी, उसमें सारे गाने मैंने लिखे, उसमें कई सिंगर्स ने गाने वो गाए, वो भी किसी वजह से बंद हो गई। जी। तो बस इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं लिख भी नहीं सकता बहुत ज़्यादा, और इसकी गुंजाइश भी शायद नहीं।
तो गमन में जो आपकी चीजें शामिल हुई थी वो पहले से लिखी हुई वो थी? मेरे जो पहला कलेक्शन इसमें आजम है जी उसमें वो 2 गज़लें मौजूद थी। मुजफ्फर के पास वो कलेक्शन था। मुजफ्फर ने मुझे खत लिखा जी कि हम वो 2 गज़लें गमन फिल्म में इस्तेमाल करें। तो उसमें वो 5-5 शेर थे, इसमें उन्होंने 4-4 शेर इस्तेमाल किए, एक शेर उसमें से निकाल दिया। मतलब वो जो उनके ज़रूरत से अलग था। लेकिन शायरी की दुनिया के लोग फिल्मी दुनिया है उससे थोड़ा दूर रहना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो नहीं, इस तरह मैं का तो बहुत फिल्म का बहुत ख्याल हूँ। मैं बहुत फिल्में देखता था। मतलब अब भी अगर कोई साथ मिल जाए तो मैं फिल्म देखना बहुत पसंद करता हूँ। टीवी पर नहीं, सिनेमा हॉल में। जी गाने मैं बहुत सुनता हूँ। आपको हैरत होगी कि मैं तकरीबन 8 घंटे रोज विविध भारती सुनता हूँ, बहुत पाबंदी के साथ। जब तक मैं अलीगढ़ में होता हूँ जी तो मेरा ये वजीफा होता है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो आपका होता है न्यूज़ पर बंद करता हूँ, फिर 12 बजे शुरू करता हूँ, 5:30 बजे बंद करता हूँ। क्या बात। ये मैं रेगुलरली सुनता हूँ। मुझे अच्छे गाने सुनना, ज़ाहिर है उसके अच्छे गानों के लिए कीमत अदा करनी पड़ती, बुरे गाने भी कभी कभी सुनने पड़ते हैं तो वो एक मजबूरी है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसमें बर्दाश्त कर लेता हूँ। अच्छी चीज़ों के लिए छोटी मोटी बुराइयाँ या ख़राब चीज़ें मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें पसंद करता हूँ जो एक नॉर्मल आदमी पर, अच्छे खाना, अच्छे कपड़े पहनना, तारीफ से खुश होना, तकलीफ मतलब तनकीद से उदास होना, ये सब मेरे अंदर है। गुस्सा भी आता है, मोहब्बत भी करता हूँ। तो मुझे वही खुशी हुई जो एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी को होती है। बड़ा एक्साइटमेंट महसूस हुआ। और जब भी कोई कहता था कि साहब आपकी चीज़ हमने सुनी, जी उस यानी वो गज़ल जो सन 65 में छपी थी और मेरे कलेक्शन मौजूद थी, उसको अब मेरे बहुत बुज़ुर्ग शायर हैं जज़्बी साहब जी वो उस गज़ल को, उसमें दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, कहते साहब क्या बात कह दी है, वो समझ रहे हैं कि अब मैंने लिखी है। जी इसलिए कि अब वो रेडियो सुनते हैं, हाँ। वो पढ़ नहीं सकते, उनकी बीनाई कुछ मुतासिर हो गई, तो वो बहुत पाबंदी से रेडियो सुनते हैं। तो उसमें वो गज़ल बार बार आती है और उनको जब भी आती है उनको बहुत पसंद आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये तो गज़ल आपने बम्बई के लिए लिखी है। बम्बई का हर आदमी ये कहता है कि साहब ये गज़ल जो है बम्बई के लिए इससे बेहतर गज़ल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अलीगढ़ में फसादात हुए तो वहाँ जो एसएसपी थे वो कहने के साहब ऐसा मालूम था जैसे अलीगढ़ के बारे में आपने लिखी है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और दोनों सिंगर्स भी जो सुरेश वाडकर है, इन्होंने तो अपने जो बेस्ट, अपने जो सिलेक्शन उनका आया है गानों का, उसका नाम ही सीने में जलन रखा है। जी जी। और हरिहरन भी जहाँ जाते हैं प्रोग्राम पेश करते हैं तो वहाँ पर अजीब सा नेहा उस पर गुजर गया यारो इसको। तो इन दोनों की पहचान बन गई है। मेरी ये भी मेरी लक है कि मेरी चीज़ें, तलत अजीज़ ने सबसे पहले फिल्म में जो गज़ल गाई वो मेरी गज़ल गाई जी उसमें उमराव जान में। जी जी। इन लोगों की मशहूर तरीन चीज़ ये हो गई और ये सारे प्रोग्राम्स में उसको पेश करते हैं। तो कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी मुझ पर रही कि वो मुझको बहुत चीज़ों से नवाजता रहा। शेर साहब, अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये एक बार फिर से ये गज़ल लोगों तक पहुँचा दी जाए, गमन फिल्म की। ज़रूर पहुँचाइए, बड़ी खुशी होगी।
परेशान सा क्यों है सीने में जलन। फिल्मों की बातें तो हुई कि किस तरह से फिल्मों में आपके गाने आए। आपने बताया कि मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म में आपकी एक रचना शामिल कर ली और इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जिंदगी की सख्त जमीन पर शायरी की कोंपल कैसे फूटी थी? ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है मेरे सिलसिले में। आम तौर से आर्टिस्ट जितने हैं या शायर हैं सब लोग हैं वो ऐसा कुछ अपनी उनकी ज़िंदगी का जो बयान वो हम तक पहुंचाते हैं वो यही है कि जैसे बचपन से ही उनको इस चीज़ से दिलचस्पी थी, उनके आसपास का माहौल ऐसा था या उनमें वो अंकुर मौजूद थे और जो बाद में फूट निकले। मेरे वहाँ मैं बार बार अपनी ज़िंदगी के शुरू के 17, 18, 19 साल देखता हूँ तो कहीं दूर तक शायरी से कोई लेना देना मुझको नहीं था जी। मेरे घर में किसी ने शायरी नहीं की, मेरे ख़ानदान में किसी ने शायरी नहीं की। बहुत दूर के मेरे एक अजीज़ थे जो पाकिस्तान चले गए और उर्दू के बहुत मशहूर शायर बाद में हुए थे नफीस जी। उनको मैंने ज़रूर शायर की हैसियत से देखा था और उनके बारे में मेरे घर में कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी जी, जैसे आम तौर पर शायरों के बारे में होती है। मैं बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था और एथलीट था बेसिकली। वाह। और मेरे फादर मुझ में एक पुलिस ऑफिसर बनने की पूरी सलाहियत देखते थे जी। वो बाद में मैंने इत्तफ़ाक़ है कि मेरा तारुफ हुआ खलील रहमान आज़मी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर और नक़ाद और उनके लिए आपने अपनी एक रचना भी लिखी है। हाँ, नहीं एक नहीं बहुत सी रचनाएं लिखी मैंने उनकी। तो बस उनके साथ में रहने लगा और शायद उनके साथ रहने का जस्टिफिकेशन के लिए मैंने कुछ शायरी पढ़ना शुरू की और शायरी की तरफ और फिर मैं वाक़ई करने लगा और यानी बीए में जब था तो इसमें मैंने बाकायदा शायरी शुरू की और इसमें भी मेरे मतलब ऊपर वाले ने मेरे साथ कि मेरे बेहतरीन मैगजीन्स में मेरी चीज़ें छपी और बहुत जल्दी जो लिटरेरी दुनिया थी उसमें मेरा तारुफ हो गया। पहले मैं कुंवर अखलाक मोहम्मद खां के नाम से लिखता था जी। तो एक उर्दू के बहुत मशहूर शायर साथ समकन उनसे ख़त व किताबत थी मेरी। उनका ये सब ये क्या नाम, ये नाम बहुत ही अजीब तरह का नाम है और फलां है, तो बहुत से नाम उन्होंने तजवीज़ किए। तो खलील रहमान आज़मी ने कहा कि कुंवर का मुतबादिल जो है शहरयार है तो आप शहरयार रख लीजिए। तो मैंने फिर वो पेन नेम मेरा शहरयार हो गया और पहला मजमुआ जब पहला कलेक्शन मेरा आया तो बहुत ही मकबूल हुआ। मुजफ्फर उस ज़माने में वहीं थे जी और ये पेंटर थे, मुझसे बहुत जूनियर थे, तो इनके पास मेरा ये कलेक्शन था जो बहुत दिनों के बाद कई साल के बाद इनका ख़त आया कि साहब मैं ऐसे ऐसे वो दो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब उसका रिकॉर्ड रिलीज़ होने वाला था तो मुझे बुलाया उन्होंने और मुझसे कहा कि मैं लखनऊ पर कोई ऑथेंटिक फिल्म बनाना चाहता हूँ। सत्यजीत रे की फिल्म जो है ऑथेंटिक नहीं है जी। मैं यूनिवर्सिटी में फिक्शन पढ़ाता रहा हूँ, मैंने कभी शायरी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर नहीं पढ़ाई, फिक्शन पढ़ाया तनकीद। तो मैंने उमराव जान नावल जो है मैंने ही सजेस्ट किया उनको और उसके बाद उन्होंने उस पर स्क्रिप्ट लिखवाया और उस स्क्रिप्ट पर भी मेरा बड़ा मतलब दखल रहा है। बहुत से डायलॉग मैंने उसमें लिखे हैं, बहुत से जो बीच बीच में शेर आते हैं वो सब मेरे लिखे हुए हैं जी। तो इस तरह से वो उमराव जान बनने लगी। पहले उसका म्यूज़िक जयदेव देने वाले थे, फिर पता नहीं जयदेव को उसी बात पर नाराज़ हो गए और उनका कि मैं नहीं दूंगा, फिर खयाम। तो इस तरह से फिर उसमें जो उन्होंने पहले सेलेक्ट किया था उसमें काफ़ी रद्द-बदल किया गया और जी। ये क्या जगह है दोस्तों में? हाँ, ये कई सब में जी। वो सारा मतलब बिल्कुल उस तरह से नहीं है, एक लाइन पुरानी है या एक मसला पुराना है। तो वो ये कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब एक शायर ने जो लिख लिया उसमें रद्द-बदल करना? नहीं, रद्द-बदल नहीं किया। एक्चुअली वो उस नावल को मैं पढ़ाता रहा, उस नावल में बहुत सी रुस्वा की कही हुई गज़लें हैं बीच बीच में जो उसको मतलब करती हैं। तो मुजफ्फर ने कहा कि मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि इस तरह से शायरी उसमें लिखी जाए कि पूरा उसका जो कैरेक्टर है, उसका ग्राफ जो शख्सियत का है वो जो ग्रेजुअली सामने आए आखिर तक। तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर या एज के जो मुख्तलिफ मंजिलें थीं उस पर जिस तरह के उसके फीलिंग थी या जो उसका रवैया था ज़िंदगी के बारे में वो सब उसमें आया है। और एक संगीतकार के साथ उसकी शर्तों पर काम करना? नहीं, कोई शर्त नहीं, धुनों पर कोई शर्त नहीं रखी, नहीं कोई धुन भी नहीं लिखी, धुन उन्होंने बाद में बनाई। तो आपने अपनी शायरी तैयार की, बाद में म्यूजिक पर काम हुआ? हाँ बिल्कुल, म्यूजिक उन्होंने अलग। खयाम ने
ये खूबी है कि वो लफ्ज़ पर म्यूज़िक बनाते हैं। अंजुमन में भी ऐसे किया उन्होंने, जूनी में भी ऐसे किया, दामन में भी ऐसे किया। एक फिल्म मुज़फ़्फ़र दामन बनाना चाहते थे तो किसी ने कहा मॉडर्न उसमें थीम है, तो मॉडर्न किसी से लिए, तो वो हमारे R.D. बर्मन को दिया उन्होंने। फिर R.D. बर्मन ने 15 दिन के बाद वापस कर दी कि साहब हम नहीं कर पाएंगे कुछ। फिर राजेश रोशन के पास गए, उन्होंने भी कहा कि साहब सब तो आपने कर लिया है, हम तो उसका है कि हम कुछ लिखते हैं, कुछ कैफी साहब से लिखवाते हैं, फिर वो करते हैं। मतलब वो यहाँ पर इंडस्ट्री में लफ्ज़ों पर धुन बनाना जो है वो उसमें जो वक्त लगता है वो लोग वक्त उतना देने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर आपने अपनी रचनाएं फिल्मों में इस्तेमाल होने दी, लेकिन धुनों पर नहीं लिखा? नहीं, लिखा फासले में, मैंने धुनों पर भी लिखा। अच्छा। फासले में कई गाने मैंने, हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं, ये मैंने धुन पे लिखा। चुप है कि दिल सुन रहे हैं, धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गए हैं। चुप है कि दिल सुन रहे हैं, धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गई हैं। हम चुप है कि दिल सुन रहे हैं।
या जन्म जन्म मेरे सनम बंधा रहे, वो धुन पे लिखा। तो धुन पे लिखना, हम लोग उर्दू शायरी में एक होता है तरही गज़ल, जी जी एक कोई तरह दी जाती है उस पर लिखी, और ज़ाहिर बड़े बड़े शायरों ने लिखी। जी गालिब ने मीर की ज़मीनों में लिखी, बहुत से बाद के शायरों ने और दूसरी ज़मीनों में, तो तरह में भी लिख सकता है। जी लेकिन ये है कि आप उसका प्रोसेस, जैसे वो वहीं पे सुनाते हैं धुन, तो मैंने कहा नहीं साहब मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे टेप करके दे दीजिए धुन, मैं उस पर थोड़ा सा गौर करता हूँ, उसको डिसाइफर करता हूँ, फिर उस पर लिखता हूँ। तो वो मैंने थोड़ा वक्त लिया दूसरे लोगों के मुकाबले में, कि वो डाटा डाटा करके बताते हैं और उसके बाद फ़ौरन लिख देते हैं। तो मैं अगर करता रहूं तो शायद मैं इस तरह से भी करने लगूं, लेकिन अभी इसकी मशक नहीं है मुझे। जी, तो इन गानों के लिए और इस तरह के काम के लिए आपको बार बार मुंबई आना पड़ता है? हाँ, बहुत, मेरा वक्त बहुत ज़ाया हुआ। और उसमें तो ये हुआ कि पहले जयदेव थे तो उस सिलसिले में आया, फिर उसके बाद मालूम तब्दील हो गए, फिर खय्याम साहब हुए, तो मेरी बड़ी छुट्टियां ज़ाया हुई। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फर से शर्त लगा दी कि भाई मैं जितने दिन के लिए आऊँगा तो उतने दिन की तनख्वाह के पैसे भी देंगे आप। जी जी जी। तो फिर अंजुमन के लिए या जूनी के लिए या दामन में तो खैर मैं रिटायर हो गया था, तो मैंने शर्त रखी कि साहब उस पीरियड के आप मुझे पैसे भी देंगे, मतलब उस छुट्टी के। इसलिए छुट्टी बाद में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि छुट्टियों की बड़ी अहमियत होती है, हम लोगों के वहाँ पैसा इनकैशमेंट होता है। तो जी जी जी। तो मेरे पास बहुत कम छुट्टियाँ थी अच्छा, जब मैं रिटायर हुआ। शेर सब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए, उसके बाद और बातें होंगी। जी जी ज़रूर सुनिए। आप अगर वो मुनासिब समझें तो मजरू की वो गज़ल जो उसमें दस्तक में है, जी, हम भी बताए कूचो बाजार की तरह, वो सुनाएं तो बहुत अच्छा। बिल्कुल सुनते हैं। हम हैं मटाए पूछाओ बाजार की तरह, हम हैं मटाए पूछाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, दिल के आस-पास फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, हम हैं मताए पूछाओ बाजार की
शहगार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए खो जाओ बाजार की तरह। हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जाने माने शायर शहरयार से मेरी यानी यूनुस खान की बातचीत। शहरयार साहब, आपने कहा कि 18-19 साल की उम्र तक आपको ये एहसास नहीं था कि शायरी की दुनिया में आपके कदम आने वाले हैं। अरे साहब, जो चीज बुनियादी शर्त होती है कि वजन को एहसास, वो भी नहीं था मुझे जी। मैं जो इम्तहान देता था तो शेर जो थे वो रट के जाता था, मतलब लिखने के लिए। उर्दू को जाहिर सब्जेक्ट था जी जी। तो बाकायदा रट के शेर में लिखा करता था। मुझ में ये मौजूद है। आज भी मुझे जो मीटर के जो मतलब जो स्कैनिंग वगैरह करना जो है मुझे नहीं आता। मतलब फाइलातुन फाइल, बस मेरे कान मुझे जहाँ कभी शुबा होता है मुझे तो मैं किसी को सुना लेता हूँ जी। ये मैं खलील रहमान आज़मी यानी मेरे उस इन मानों में उस्ताद थे कि पहले मैं उनको चीज़ दिखा लेता था। जब वो एक मीटर देखते थे, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि इसको लफ्ज़ को इधर कर दो उसको, इसलिए कि मेरे अंदर कुछ शायद ये सलाहियत थी मौजूद कि मैं गैर ज़रूरी बातों का कभी कायल नहीं रहा जी। तो मेरे वहाँ मतलब एडिटिंग बहुत अच्छी होती है जी। क्या नहीं होना चाहिए ये आमतौर से मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब कभी क्या होना चाहिए नहीं हो पाता, लेकिन ये कि क्या नहीं हो वो तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। फिर मैंने करियर भी शुरू किया एडिटर की हैसियत से जी। तो मेरे एक दोस्त कहते हैं कि तुमको उस एडिटिंग का ज़माना जो है उससे बड़ा फ़ायदा पहुँचा है कि क्या चीज़ कम कर देना चाहिए, और इसीलिए मेरे वहाँ बहुत इख्तिसार पाया जाता है। प्रिसिशन जो शायरी या हर चीज़, हर आर्ट की जी खूबी यही है कि वो जितनी प्रिसाइज हो उतनी अच्छा है जी। तो अब मैं आज तक मुझे हैरत होती है, अब भी जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो उसके बाद भी हैरत होती है। और सबसे बड़ी जो देन पहले किसी चीज़ की होती है वो हैरत है जो उस पर लिखने पर होती है। अच्छा, उसमें जब मज़ा आता है हैरानी में भी जी। लेकिन आपके शायर बन जाने की जो हैरानी है वो घर वालों को तो बहुत ज़्यादा नहीं, घर वालों से तो मेरा कदा ताल्लुक, मेरे वालिद साहब ने तकरीबन मुझे मतलब निकाल दिया घर से और खलील रहमान आज़मी घर रहने लगा मैं। अच्छा। उनकी ज़िंदगी में तो मैं शायर हो गया था और उनको थोड़ा हैरत भी हो रही थी कि ये शायरी का रास्ता भी कुछ मुफीद है, नौकरी वोकरी भी कर रहा है ये। और भाई तो मेरे बहुत खुश होते थे, मतलब DYSP थे, तो वो बाद में तारुफ कराते थे मेरा भाई ये शायर है, इसकी किताब छप चुकी है, बहुत मशहूर आदमी है। तो बाद में खुशी उनको होने लगी कि शायरी का रास्ता भी जो है वो नुकसान का नहीं है। तो मेरा एक शेर है जी, इरशाद। अहले दर्द तुमने समझने में देर की, वाह। कारे हयात माने कारे जुनू नहीं, मतलब दुनिया का मतलब जिंदा रहने काम जो है जुनू के काम से कोई इसमें कंट्रडिक्शन नहीं है जी। दोनों काम एक साथ की जा सकते हैं। अच्छा, तो शायरी के साथ साथ आपने अपनी जिंदगी में क्या काम करना तय किया था, क्या चुनाव किया था? कुछ नहीं, हर चीज जो है मेरा ग्राफ जो है वो आज तक मुझे हैरान करता रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उर्दू में MA, बल्कि मैंने BA करने के बाद साइकोलॉजी में MA ज्वाइन किया। लेकिन 5-6 महीने के बाद मुझको एहसास हुआ कि मैंने ये फैसला गलत किया, तो मैंने नाम कटवा लिया। उस अरसे का ये फ़ायदा हुआ नाम कटवाने का कि मैंने सिर्फ शायरी की जी। वो 5-6 के महीने में मैंने बस सिवाय और कोई काम ही नहीं किया शायरी के अलावा। खूब छपाया, खूब लिखा और खूब छपाया। बाद में मैं जब मजमूआ मैंने पहला छापा है तो 50% कलाम मेरा था उसमें, 50% तो मैंने उसको रिजेक्ट ही कर दिया। मतलब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकले? हाँ, बस मैंने वो शायरी के डिपार्टमेंट में सीधा। हाँ, बस वो मैं फिर मतलब वो कुल वक्ती एक तरह से। अच्छा, एक बात ज़रूर बताएंगे, हम हमारे ज़माने के जितने हमारे हम असर थे सबका ये था कि दीवानों की तरह हम लोगों ने शायरी की। मतलब 24 घंटे इसी चक्कर में कि कहा किसका क्या छपा है और उस खत लिख रहे हैं और रसाले मंगा रहे हैं और फलां कर रहे हैं। तो मतलब बहुत संजीदा काम समझ के उसको किया जी, और दिल लगा के किया और उसका भरपूर नतीजा भी निकला जी। ये मतलब ये कि मैं शायर बनूंगा, फिर टीचर बनूंगा, फिर प्रोफेसर हो जाऊंगा, फिर फिल्म में आऊँगा। फिल्म में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि फिल्म में भी आऊँगा मैं। फिल्म में आ गया मैं। तो ये सब सारे एक्सीडेंट होते चले गए।
जी, जबकि आपके अब्बा हुजूर चाहते थे कि आप मैं पुलिस में जाएं। मतलब पुलिस में जाता, मतलब पुलिस में आना चाहिए था मुझको, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। ये बताएं कि ये जो शायरी की दुनिया में जब आप झुककर चले आए, लेकिन उसके बाद जो जो सरोकारों की दुनिया है, जहां दुनिया को एक अच्छी शक्ल में देखा जाए, जहां जुल्म ना हो, जहां सब कुछ अच्छा रहे, उससे प्रगतिशील आप होते चले गए। हाँ, मैं तो हमेशा से, मैं उन जदीद शायरों में कभी नहीं रहा जो सोशल कमिटमेंट के खिलाफ या शायरी को सिर्फ पर्सनल शायरी। मेरी अगर ईमानदारी की बात देखी जाए तो मैं अपने जो पर्सनल गम और गुस्सा और दुख जो है, मैंने कभी शायरी में, ये वो दुख और गम है जो कि मेरे साथ और लोगों को भी हैं जी। यानी मैं सिर्फ अपने दुखों का नुमाइश नहीं करता अपनी शायरी में। उस तरह की महरूमियाँ भी मेरी ज़िंदगी में नहीं रही जो शायरों की ज़िंदगी में हम तो समझा जाता है कि कुछ मफलूकुल हाल होते हैं, कुछ मतलब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, या मतलब शक्ल सूरत ठीक नहीं है, मतलब कंपनसेशन, थ्योरी ऑफ कंपनसेशन, वो मेरी शायरी में मेरे ख्याल में नहीं, में लागू नहीं होती जी। तो मैं समाज के या मतलब आसपास की दुनिया, उसके सिलसिले में बड़ा कंसर्न हमेशा रहा मुझे। और मैं समझता हूँ कि कोई आर्ट फॉर्म चाहे कितना ही अच्छा हो, मतलब ज़ाहिर उसको देरपा भी होना चाहिए, इटर्नल उसमें वैल्यूज़ भी होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज में, लेकिन कंटेम्प्रेरी सिचुएशन से भी उसका ताल्लुक होना चाहिए। सिर्फ कंटेम्प्रेरी उससे बंधा रहेगा तो छोटा आर्ट रहेगा, लेकिन मैं कभी कभी छोटा आर्ट होना पसंद करूंगा, लेकिन अपने आसपास की दुनिया से बेनियाज या बेजार नहीं रहूंगा। लेकिन उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वहाँ इश्क की खुशबू है, और वहाँ शराब और शबाब और ये सारी चीजें हैं। नहीं, ये सब मशहूर की गई हैं। जी। ये बदकिस्मती है उर्दू ज़ुबान उन बदकिस्मत ज़ुबानों में कि जिससे बहुत सी चीज़ें वाबस्ता कर दी गई हैं कि उसमें शराब का जिक्र ज़रूर होगा। कहाँ बड़ी शायरी, अच्छी शायरी, इकबाल की शायरी में कहाँ शराब का जिक्र है, गालिब की शायरी में कितना शराब का जिक्र है, मीर की शायरी में कितना शराब का जिक्र है। अब कुछ दाग या बाद में जिगर या बाद शायरों को ये बोहेमियनिज्म, गैर जिम्मेदारी और इश्क और मोहब्बत और शराब और ये सब, ये बहुत 1% शायरी भी नहीं उर्दू की जी। लेकिन शोहरत यही हो गई इसलिए कि गज़ल सिंगर्स ने मतलब इसी टाइप की शायरी गाई, कव्वालियों में चली गई या गज़ल में चली गई। तो अब जैसे मुझसे एक सिंगर ने लिखा कि साहब एक गज़ल लिख दीजिए जिसकी रदीफ शराब हो। मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने शराब पे कभी शेर नहीं कहा जी। और शराब पे पीता हूँ मैं, उसी को मतलब शराब को बुरा चीज़ भी नहीं समझता, लेकिन उसमें शराब पे शेर कहना क्या ज़रूरी है मतलब। तो वो बहुत सी चीज़ें उर्दू के बारे में गलत मशहूर हो गई है। उर्दू बहुत अपने समाज से, अपने माशरे से, अपने मुल्क से बहुत वाबस्ता रही। उर्दू की सबसे बड़ी पहचान ये जो उर्दू बहुत पॉपुलर होती है कि उर्दू वाले ये सबसे बड़ी खूबी जो हमारे शेर की कही जाती है उर्दू में, वो कहते हैं सैले मुमतना इसकी प्रोज ना की जा सके जी। जो आप कह रहे हो वही इब्ने मरियम हुआ करे, कोई मेरे पंखड़ी है गुलाब की सी है, तो ये किसी को भी सुनेगा फौरन याद हो जाएगा जी जी। तो वो उस ज़ुबान में बात करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, कम्युनिकेशन पे हमारा बहुत जोर है। सारे जो मतलब हमारे जो आर्ट फॉर्म के जो डेलिकेसीज उसमें यही है कि इस तरह का हो और ये तनाफुर ना हो और उसमें ताकीद लफ्जी ना हो, ताकीद मानवी ना हो, और मतलब सब चीज़ें के कम्युनिकेट हो जी। तो कम्युनिकेशन पे जोर देगा तो वो ज़ाहिर है वो करीब रहने की कोशिश करेगा, अवामी जज्बात को पेश करेगा, उस ज़ुबान को इस्तेमाल करेगा जो लोगों में। हमारे वहाँ तो ये तक है, बहुत हमारे वहाँ प्योरीफाई करने की मूवमेंट चले कि साहब वो ज़ुबान को प्योरीफाई किया जाए, उनसे हिंदी से पाक किया जाए, फलां से किया जाए, लेकिन कभी नहीं चला। हमारे वहाँ ये है कि गलतुल आम फसीउन, अगर आम लोग गलत बोल रहे हैं तो वही सही है जी। तो अब जितना हमारे वहाँ ज़ुबान के सिलसिले में तो ये ज़ुबान बड़ी लचकदार रही और बड़ी, उसने हर चीज़ कबूल कर लेती है, उसमें कोई तासुब कभी नहीं बढ़ता। शेर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का। और आप निकाह का वो जो हसन कमाल साहब का एक जी गाना है, हर सितम यूं सोच कर हम सह गए, दिल के आंसुओं में बह गए। दे
शेर साहब, जिन दिनों में आप शायरी की दुनिया में अपने कदम बढ़ा रहे थे, तो कौन से ऐसे क्लासिकी शायर थे जो आपके लिए प्रेरणा का काम करते थे? एक लाइट हाउस जमाने के बहुत अहम शायर थे। फिराक साहब थे हमारे, फैज थे, नून राशिद, मखदूम, जज्बी, मजाज, ये वो शायर थे जो हमको यानी बहुत अहम शायर समझे जाते थे। उससे पहले के शायर भी ज़ाहिर गालिब, मीर और दूसरे शायर भी थे। ख़ुद हमारे ज़माने के जो सीनियर कंटेम्प्रेरी थे उसमें नासिर काज़मी, खलील रहमान आज़मी, मुनीर नियाज़ी जी, ये तमाम शायर थे। तो अच्छा, एक चीज़ जो अलीगढ़ में रहने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा कि अलीगढ़ वाले जो अदबी स्कूल है उनमें अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करने की बड़ी सलाहियत। हम लोग मतलब यानी कि जो कहीं भी अच्छी चीज़ लिखी जाए उसको मकबूल करने में, मकबूल बनाने में पूरा, तो अपने आसपास में क्या हो रहा है इसको हम बहुत बाखबर रहते थे। जो लिखा जा रहा है वो उसके बारे में अपने सीनियर जो क्या लिख रहे हैं, अपने कंटेम्प्रेरी क्या लिख रहे हैं और अपने छोटे क्या लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ जो खलील रहमान आज़मी की वजह से भी तरबियत ये हुई कि अदब की तमाम फॉर्म्स, मतलब ये कि मैं फ़िक्शन बहुत पढ़ता रहा जी, मैं शायरी के अलावा फ़िक्शन भी बहुत पढ़ता रहा। कभी फ़िक्शन लिखने की तमन्ना नहीं हुई? नहीं, मैं ख्वाहिश नहीं, इसलिए कि मैं लिख नहीं सकता, इसलिए कि मेरे वहाँ जो होता डिटेल्स को मैं नहीं बयान कर पाता। शायर में और मतलब नस्म निगार में फ़र्क ये होता है कि उसका एनालिटिकल होता है, डिटेल्स को ज़्यादा देता है जी। हम डिटेल्स को छुपाते हैं और सिर्फ उसका जो इत्र होता है सिर्फ उसको पेश करना चाहते हैं। तो वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है और मेरी आदत भी नहीं है जी। लेकिन अच्छे फिक्शन को पढ़कर मुझे तकरीबन उतनी खुशी होती है जितनी अच्छी शायरी पढ़कर, बल्कि अच्छी तनकीद भी, आर्टिकल और एकेडमिक अच्छी प्रोज भी, जैसे शम्स रहमान फारूकी हमारे हैं या गोपीचंद नारंग साहब हैं, जिनकी नस्ल पढ़ के भी मुझे वही मज़ा आता है जो शायरी को पढ़ कर आता है। ये बताएं कि एक दौर था, गज़ल का दौर था और खूब गज़ल लिखी जा रही थी और जो संगीत की दुनिया है वहाँ से खूब गाई जा रही थी जी। उस दौर का आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा? नहीं, मैं तो उन लोगों में था कि जब हम लोगों ने शायरी शुरू की तो हम लोगों ने एक बाकायदा एक मुहिम चलाई कि असल दौर जो है ये नज़्म का है। अच्छा। अब गज़ल जो है वो हमारे साथ नहीं दे सकती, जो कई बार गज़ल के सिलसिले में ये हो चुका है, कई बार उसके बारे में यही कहा गया कि हमारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन फिर वो वापस आ जाती। तो हमने भी ऐसे ही किया कि उस वक्त हम नज़्म पर ज़्यादा तवज्जो, हमारे सारे कंटेम्प्रेरीज जो थे, मोहम्मद अलवी, कुमार पाशी, अमीर हनफी, सब लोग हम लोग नज़्मों ही पर ज़्यादा जोर देते। एक पूरा दौर था। खालिस गज़ल लिखने वालों हम समझते थे कि थोड़ा ही कमज़ोर शायर हैं। अच्छा। अगर नज़्म भी लिखें तो बहुत अच्छा है। जैसे नासिर काज़मी के बारे में खलील रहमान आज़मी तबसरा करते हुए इब्ने इंशा और उनका कंपेरिजन करते हुए उनका इब्ने इंशा को बेहतर शायर करार दिया कि ये नज़्म लिखते हैं और बड़ी अच्छी नज़में उन्होंने लिखी। और लेकिन गज़ल भी हम लिखते रहे, यानी कहते कुछ रहे लेकिन गज़ल भी लिखते रहे। और गज़ल हम बहुत ही रिवायती किस्म की, मतलब रिवायत मतलब ये है कि वो जो जिद्दत बहुत आ गई थी वो उसमें हम नहीं चल रहे थे जी। एक हम क्लासिकी असर जो है वो आपकी गज़ल में बरकरार। तो शुरू में हम ज़रा थोड़े से मॉडर्निस्ट बहुत जो थे गाली किस्म के, उनकी नज़र में हम थोड़े मुश्तबा आदमी थे। ये ज़रा रिवायती निज़ा फाजली साहब ने गुफ्तगू में तबसरा किया मेरे पहले कलेक्शन पर और उसमें उन्होंने उन लफ्ज़ों को गिनाया कि सारे लफ्ज़ जो हैं ये तो पहले भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं, गुज़रे ज़माने की चीज़। हाँ, नज़मों को उन्होंने सराहा कि नज़में जो हैं जदीद हैं लेकिन गज़लों में इनके वहाँ रिवायती अंदाज़ पाया जाता है। अब फिर वो सब लोग उसी तरफ वापस आ गए, तवाज़ुन पैदा हो गया। तो नज़्म और गज़ल दोनों में से कौन सा अंदाज़ आपको ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सा है आज? मैं दोनों को बराबर ही समझता हूँ, बल्कि मेरी नज़मों पर भी मेरी गज़लों का काफ़ी असर है, यानी वो उतनी अलग नहीं है जितनी मतलब नज़्म होती है। लेकिन ये कि ईमानदारी की बात यह है कि मुझे अच्छी नज़्म कहकर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है जी। इसलिए कि गज़ल के कुछ पाबंदियाँ ऐसी हैं कि उसमें हम बहुत सी जो बात कहना चाहते हैं वो तो उससे कुछ ज़्यादा कह जाते हैं या उससे कम कह जाते हैं जी। ठीक पूरी बात। तो पूरी बात तो नज़्म किसी भी फॉर्म में आ नहीं पाती, लेकिन नज़्म में मालूम होता है कि हम जो बात कहना चाहते थे, जो ठप्पा लगाना चाहते, जिस एक्सपीरियंस को बेकमौकास पेश करना चाहते उसमें कामयाब हुए हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी
महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों हो सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर भी वो हो जाए। यूं ना था मैंने फकत चाहत यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अनगिनत सदियों के तारीख बही मानतल रेशम अतलसो कम ख्वाब में बुलवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूजा बाजार में जिस्म, खाक में लिखवे हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। शेर साहब, आपकी अशार में रात जो है वो अपने अलग अलग अंदाज में आती है और ऐसा लगता है जैसे रात से आपकी खास मोहब्बत है। काली बेरहम रात खत्म हुई, एक जगह आपने लिखा है कि लगी जो आंख रात थी, खुली जो आंख रात है। और मुझे याद आ रहा है कि ख्वाब बादबां खुले, रात के समंदर के उस तरफ चले जाएं, या रात जुदाई की रात, कटती नहीं सर्द रात, ढलती नहीं सर्द रात, या फिर वो कि आखिरी रात उतरेगी आज आसमां से। ये रात से जो मोहब्बत है, ये जो लगाव है, ये किस रूप में रात है और ये रात आपको इतना आकर्षित क्यों करती है? नहीं, वो रात तो दोनों पहलुओं में आती है। कहीं तो सुकून की शक्ल में, मेरे वहाँ कोई फिक्स्ड मतलब जो इस्तारे होते हैं जो आमतौर से हो जाते हैं कि शहर का मतलब हमेशा पॉजिटिव है, रात का मतलब हमेशा निगेटिव है। जैसे अभी मेरा नया मजमू आया, शाम होने वाली है जी, तो मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्तों ने कहा यार ये नाम ठीक नहीं है, इसमें ज़रा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है। बोला, मैंने कहा नहीं, इसमें कहीं से पेसिमिस्टिक नहीं है, मैं बिल्कुल इसको नहीं समझता। तो रात बहुत भयानक शक्ल में भी मेरे वहाँ आई है। अभी मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी है, उसको अनुमान मतलब इसी मौजू पर है। हवा के दरमियान आज रात का पड़ाव है, हवा के दरमियान आज रात का पड़ाव है, मैं अपने ख्वाब के चिराग को जला न पाऊंगा, ये सोच के बहुत ही बदहवास हूँ, मैं सुबह से उदास हूँ। क्या बात।
तो अब यहाँ रात जो है मतलब नेगेटिव उसमें भी आती है, रात पॉजिटिव उसमें भी आती है। ख्वाब अच्छे भी लगते हैं, ख्वाब ज़ाहिर ख्वाब तो आमतौर से पॉजिटिव मानों में ही मेरे वहाँ आते हैं जी कि आगे देखना। मुनहरिफ ख्वाबों से हुए जब लोग जागे या सोए सब बराबर है, या वो ख्वाब का दरबंद है जो मेरी नज़्म है उसमें भी यही है कि अगर आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, बेकार है आपका जीना। मतलब तो रात आती है, मतलब वो मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ इस्तारे या मेटाफर या सिम्बल्स जो हैं वो बार बार मेरे वहाँ आकर करते हैं। अब उनका मैंने बहुत अपने शायरी के बारे में बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता, इसलिए मैं बता नहीं सकता किस ज़माने में क्यों ऐसा हुआ जी, लेकिन होता रहा ये। क्या अक्सर आपको ये रात ख्वाबों की दुश्मन लगती है? जैसे कि आपने लिखा है, ये बंजर रात तुम्हारे सब ख्वाबों की दुश्मन है। तुम अपनी शब बेदारी इसके हाथों मत भेजो जी। तो शब बेदारी में बड़ा मज़ा आता मुझे। मेरा फ़लसफ़ा ये है कि सोने के जितना वक्त है वो एक तरह से ज़ाया जाता है। मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ कि और जाग सकूँ। क्या बात तो मज़ीद जागने के लिए मैं सोना, मुझे अच्छा लगता है जागते हुए इस दुनिया को जो है, जागती आँखों से भी देखो दुनिया का, ख्वाबों का क्या है, वर्षब आते हैं। क्या बात। आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं,
फूलों की मिल रही है हयात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, पिछड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। जाने माने शायर और गीतकार शहरयार से आपने अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत सुनी। बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें शहरयार साहब से कुछ और बातें करनी हैं। इसलिए शहरयार साहब से हमने ये वादा ले लिया है कि अगले सप्ताह वे फिर से हमारे मेहमान बनेंगे। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे शशांक काटदरे। इस कार्यक्रम का संचालन आपके इस दोस्त यूनुस खान ने किया। विविध भारती की ओर से हमारे मेहमान कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। स्वागतम